हाँ बस चलो। द साइट ऑफ फूड मेडेंड हिम, खाना देखकर मेडेंड हो गया था। क्या पता चलता है इससे? पता चलता है सीगल वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत भूखा था। हिज हंगर वॉज स्ट्रॉन्ग दैट इट ओवर पावर हिज फियर, इसकी भूख ने इसके डर को खत्म कर दिया था। यहां तक टिक कर लो। आई शेल टेक रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज नरेटर टेक इट? अब अपन उसमें आ गए, ब्लैक एरोप्लेन। द रिस्क वॉज फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म क्लाउड, क्या रिस्क लिया उनने? क्लाउड के अंदर कैसा जा रहा है? स्ट्रेट क्लाउड के अंदर इंटर हो रहा है। रिस्क ली थी ना कि मेरे को घर जाना है, अगले दिन ब्रेकफास्ट करना है, इसलिए क्या ले लेता है वो? रिस्क। नरेटर टेक हिज रिस्क बिकॉज वांट टू रीच होम अर्ली, बस यहां तक कर लो। What compelled young seagull to take his first flight? क्या चीज ने यंग सीगल को उसकी पहली फ्लाइट पे मजबूर किया? तो उसकी हंगर ने। यंग सीगल was compelled by hunger, seeing his mother approaching with food, he jumped toward it, overcome fear। ये हो गया आंसर। एरोप्लेन के अंदर क्या एक्सपीरियंस हुआ? Everything become dark, everything become huge black clouds, lots frightened and helpless, डरा हुआ था, असहाय था। हाँ देखो यार, पढ़ाई हम तो वीडियो भी हो जाएगी, कौन है ये? बोलो बेटा। वालेकुम सलाम। हाँ मिल जाएंगे, मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ कितने कितने पढ़ना है ना, भेज दो। बोल लेना मैडम को, अच्छा लगेगा। ठीक, सुनिए, नरेटर ने ऐसा क्यों बोला कि उसको एरोप्लेन को वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा, उसको सॉरी कहना चाहिए था, नहीं कहा उसने। ऐसा क्यों बोला? ही सेज बिकॉज फ्लाइट वॉज वेरी डेंजरस एंड हिज वॉज हैप्पी अलाइव एंड सेफ आफ्टर लैंडिंग, बहुत खतरे में चला गया था और उसके बाद भी हैप्पी लैंडिंग हो गई, इसलिए उसको सॉरी कहना था पर नहीं कहा। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर इंपॉर्टेंट, कंट्रोल सेंटर की वुमन को किसने स्ट्रेंज आश्चर्यचकित कर दिया? तो क्योंकि उसने क्या पूछा कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था? क्या पूछा? तो लेडी ने क्या बोला? तुम्हारे अलावा किसी का एरोप्लेन ऊपर? देखो कितना छोटा आंसर है। अब ये दोनों चैप्टर आई होप हो गए खत्म, खत्म हो गए। कितने क्वेश्चन थे इसमें? कितने पेज में हो गए? यहां से तो चालू हुए थे और जितने भी आंसर थे 1 1 2 2 लाइन के थे। अगर स्टोरी क्लियर हो तो ये हो गया चैप्टर 1 खत्म। अरे समझे, अगर दो चैप्टर में से 7 8 याद नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? अच्छा स्टोरी भी पता होना चाहिए, है ना, ताकि हम आंसर बता सकें। ओके, समरी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लेंचो की समरी पता थी अपने को, नेल्सन मंडेला की समरी पता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें यंग सीगल की कहानी है। एक यंग सीगल रहता है जो तालाब के आसपास उड़ने वाले पक्षी हैं। ये इन 3 छोटे बच्चे रहते हैं, इसके 2 भाई बहन और होते हैं, ठीक है। इसमें एक यंग सीगल होता है जिसके पंख दूसरे भाई बहनों से बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? लेकिन इसके दूसरे भाई बहन उड़ना जानते हैं, इसके पेरेंट्स उड़ना अच्छे से उड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर डर बैठा होता है कि मैं अगर उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, ये मुझे समुद्र के अंदर ले जाएंगे और बहुत गहराई में ले जाकर डुबा देंगे। ये डर था इसके अंदर। ये लोग, इसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन बहुत कोशिश करते थे कि ये उड़ना सीखे, क्योंकि अगर ये उड़ना नहीं सीखेगा, शिकार करना नहीं सीखेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? कौन? यंग सीगल। बहुत कोशिश करते हैं उड़ाने की, लेकिन ये उड़ता नहीं है। फिर आखिरी में इसके पेरेंट डिसीजन लेते हैं, इसको एक किनारे पर स्लेज पर छोड़ देते हैं।
कि भैया या तो खुद से उड़ो या भूखे मरो, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लगता है कि देखो मैं उड़ तो नहीं पाऊंगा, मर जाऊं भले। ये स्लेज के अंदर ही रुकता है, 48 घंटे हो जाते, 48 आवर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और देखता है कि उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन उड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। उसका भाई पहली बार एक शिकार मछली पकड़ता है, सब बहुत खुश होते हैं, ये देखता रहता है और इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है। उसकी तरफ कोई नहीं देखता, सिर्फ उसकी मदर देखती है। कौन देखता है कि हाँ ये है, अभी जिंदा है कि नहीं। और उसकी मदर एक मछली का टुकड़ा पकड़ती है और उड़ के इसके तरफ आती है। इसको लगता है कि अब मुझे ये खाना देने के लिए आ रही है, ठीक है। और इसकी मदर जैसे आती है, जैसे ये किनारा है ना, ये मान लो ये किनारा है, ऐसे इसकी मदर यहाँ तक उधर से आई उड़ के, ये किनारे पे पहुँचता है और ऐसे ही ऊपर जाता है, लेकिन इसकी मदर टर्न ले लेती है, घूम जाती है, और ये फिर खाने के पीने के चक्कर में नीचे गिरने के चक्कर अपने आप इसके पंख फड़फड़ाते हैं, और फिर ये पहले तो नीचे जा रहा था, फिर अचानक से, और फिर खूब उड़ता है और थक जाता है, और पहली बार उड़ता है, और इसके अंदर कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि नहीं मैं उड़ सकता हूँ भैया, मेरे पंख मेरा साथ देंगे। समझ गए? तो सीगल इस तरह से उड़ना सीख जाता है। उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब बहुत खुश होते हैं कि चलो भैया कहीं से तो हिम्मत आई इस डरपोक के अंदर। समझ गए? अच्छा, एक और बात, इसके पंख दूसरों के पंख से ना बड़े थे और मजबूत थे, लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहा था, ये डर रहा था कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे। क्या डर था कि मेरा पंख मेरा साथ नहीं देंगे। कितने भाई बहन थे? ये 3 थे, इसके 2 भाई बहन और थे, मतलब एक ये था, 3 थे। ओके, सीगल कहाँ था? स्लेज पर। सीगल की तरफ कौन देख रहा था? उसकी माँ। किस चीज ने उड़ने कितने देर तक था? 2 दिन, ठीक है। खूब ज्यादा क्या था? भूखा था, ठीक है। कौन सी मछली सबसे ज्यादा पसंद थी? हेरिंग फिश, है ना। उसके बाद देखिए सेकंड जो चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, उसमें एक कहानी होती है पायलट की। ये पायलट पेरिस से लंदन जा रहा होता है, रात के समय में उड़ान भरता है, और जैसे ही पेरिस से लंदन जाने में ये 150 किलोमीटर उड़ जाता है। कितने किलोमीटर? 150। इसको ये सोचता है देखो छुट्टी का दिन है, मैं अगले सुबह संडे की सुबह फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, ऐसा सोचता हुआ जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये पहुंचता है, 150 किलोमीटर ऊपर पहुंचता है, उसको ब्लैक क्लाउड्स का स्टॉर्म, तूफान नजर आता है। अब ये इसको मैसेज मिलता है कंट्रोल रूम से कि भैया तूफान है, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, वापस जाना होगा। ये फ्यूल वगैरह देखता है कि नहीं, वापस अगर मुझे पेरिस जाना पड़े, पहला पॉइंट, कहाँ से कहाँ जा रहा? पेरिस से लंदन। कहाँ से कहाँ जा रहा है? अब ये कहता है कि यार वापस चले जाऊंगा तो फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा, तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगी। और रिस्क कैसी? कि स्टॉर्म के अंदर जाना और स्टॉर्म से बाहर, रिस्क ले लेता है। स्टॉर्म के अंदर जैसे ही पहुंचता है, स्टॉर्म हल्का पतला नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, बहुत मजबूत, बहुत भयानक तूफान होता है। जैसे अंदर जाता है सब कुछ ब्लैक और सब कुछ डार्क हो जाता है। सब कुछ ब्लैक और सब कुछ डार्क होने के बाद उसको भयंकर डर लगता है। उसका जो एरोप्लेन है वो ऐसे राउंड राउंड घूमने लगता है, सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता। इसको लगता है कि अब जान बचने वाली नहीं है। सडनली एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन सीधे रास्ते पे चलता हुआ उसको नज़र आता है, और उसका पायलट इसको हैंड रेस करता है कि चलो भैया इस रास्ते से आ जाओ। तो इसको लगता है कि हाँ कोई मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे इधर जाना है। ये उसी डायरेक्शन में अपना एरोप्लेन लेके जाता है और पूरे तूफान से बाहर आ जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब तूफान से बाहर आता है, इसको सामने रनवे नज़र आता है, और वो रनवे पे अपना प्लेन लैंडेड कर देता है, और बहुत खुश होता है। ये देख भी नहीं पाता कि मुझे किसने बचाया। कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन वाला? ये आके कंट्रोल रूम में पूछता है कि कौन था मैडम वो? तो बोले नहीं, तुम्हारे प्लेन के अलावा ऊपर आसमान में कोई प्लेन नहीं था। तो ये सरप्राइज हो जाता है, अरे यार ऐसा कौन था जिसने मुझे बचाया। ओके, कहानी समझ में आ गई? क्लियर है? ये 2 कहानी थी, 2 कहानी के क्या थे? आंसर थे। समझ गए? कितने पेज में आंसर थे? 1 पेज। अब कहानी शुरू होती है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ये एक समरी का है, इसकी क्या है? समरी। अब कोई आपको समरी याद करनी है क्या? नहीं, आपको समरी तो समझनी है। जिसको एक बार पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। अगर समरी पढ़ लेते हो तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अभी आप वीडियो में देख लोगे तो भी समझ आ जाएगा, है ना। पहले एक बार देखो, उस पर ब्लू टिक हो रहा है। इसको हटाओ पहले, हाँ।
इधर देखो, देखिए इधर, इस चैप्टर में एनी फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। ये जेविस गर्ल है, यहूदी लड़की है। सी स्टार्ट राइटिंग डायरी बिकॉज हैज नो ट्रू फ्रेंड। उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं होता है, उसको लगता है कोई भी दोस्त अच्छे नहीं है, अच्छी बात, उसका कोई दोस्त नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है जिसको मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूं, तो ये डायरी लिखना स्टार्ट करती है। जब डायरी लिखने का सोचती है तो ये कहती है कि अगर मैं डायरी लिखूंगी तो मेरी डायरी पे कौन विश्वास करेगा, कौन पढ़ेगा, क्या लिखूंगी, पहले कभी डायरी लिखी नहीं थी। लेकिन फिर लिखना स्टार्ट करती है तो डायरी उसकी ट्रू फ्रेंड बनती है। वो हर बात अपनी डायरी से लिखती है और अपनी डायरी का नाम रखती है किटी। क्या नाम रखती है? उसके बाद ये होता है कि किटी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है, यानी कि डायरी। इसको ना बात करने की बहुत आदत होती है, स्कूल के अंदर पूरे टाइम क्लास में बात करती रहती है। इसका एक टीचर था जिसका नाम था की सिंह, मैथ्स पढ़ाता था। उसको बहुत ज़्यादा एनॉयड, यानी बहुत ज़्यादा चिढ़ता था कि ये बात करती थी। क्यों एनॉयड था? बहुत चिढ़ता, बातें करती थी। इसलिए उसने पनिशमेंट के लिए, क्या करने के लिए, कि तुम बातें करती हो इसलिए तुम ऐसे लिखो, निबंध लिखो। ऐसे का बॉक्स रहता है कि चैटर बॉक्स, क्या बॉक्स बात, तो वो ऐसे बहुत क्रिएटिव तरीके से लिखती है। कैसे लिखती है? और आखिर बोलती है कि मैं बात करना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि बात करने की एक ऐसी आदत है जिसमें, बात करना एक ऐसी आदत है जो मेरे अंदर इनहेरिटेड है। क्या है? इसलिए मैं बात करना बंद नहीं कर सकती। तो मिस्टर की सिंह जो है बहुत खुश होता है, इंप्रेस्ड हो जाता है उसकी क्रिएटिव राइटिंग की वजह से। किस वजह से? क्रिएटिव राइटिंग की वजह से। और खुश होने के बाद उसको पनिश करना बंद कर देता है। ठीक है, ये कहानी थी इसकी। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है, इसकी दादी। इसकी दादी से बहुत प्यार करती है, इसकी दादी भी इसको बहुत प्यार करती है, लेकिन दादी की डेथ हो जाने के बाद ये बहुत दुखी होती है। ठीक है, इस क्या नाम है इसका? एनी फ्रैंक। डायरी का नाम क्या रखती? किटी। चलिए सुनिए, अब आपको डायरी क्यों लिखती है? क्योंकि कोई ट्रू फ्रेंड नहीं होता। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। एमसीक्यूज एक बार पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, अब बन जाएंगे एमसीक्यूज वहां आपसे, कोई दिक्कत है नहीं। कैरेक्टर पढ़ना तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या पढ़ना है वो देखो, ये आया। आप क्वेश्चन आंसर देखना कितने, क्वेश्चन आंसर देखो। व्हाट मेक राइटिंग डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एनी फ्रैंक। डायरी लिखना अनोखी बात थी, क्यों? डायरी लिखना अनोखी बात थी, क्यों? दैट स्ट्रेंज बिकॉज नेवर रिटन अ डायरी बिफोर। Also think no one would be interested in the thought of a young girl। एक छोटी बच्चे के विचारों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई इंटरेस्ट। हो गया पहला। अब आप 2-3 बार इसको पढ़ लो। ऐसे ना 1-2 चैप्टर हो पाएगा और टाइम खत्म हो जाएगा। सब लोग साइलेंट होइए, कम से कम 10 चैप्टर होना चाहिए। साइलेंट होइए, कम से कम 10 चैप्टर हो। ठीक है। Annie want to keep diary because she has no true friend, someone to share her feelings। देखो कितना इजी है। She was not have any true friend, she want to share his feeling to someone। Not have some true friend, she want to share their feeling to someone। इसलिए उसने डायरी लिखी।
कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन द पीपल। वो क्यों कहती है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं डायरी के साथ किसी दूसरे से बात करने की बजाय। तो डायरी कभी अपना उसका राज ओपन नहीं करेगी। एनी फेल्ट दैट वेयर नो पेशेंट लिसनर। कोई भी लिसनर नहीं है अच्छा जैसा डायरी सुनती है। अरे दो लोग बातें करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा ही, लेकिन ये हमेशा डायरी को बोलती है, डायरी इसको कुछ भी नहीं बोलती। अ डायरी वुड नॉट जज हर, उसको जज नहीं करेगी उसको गलत है कि सच है। वुड कीप हर सीक्रेट सेफ, सीक्रेट कैसा रखेगी? एनी प्रोवाइड ब्रीफ स्केच ऑन हर लाइफ, डिटेल हर लाइफ सो दैट लीडर्स कैन अंडरस्टैंड हर बैकग्राउंड। इसलिए लिखा उसने ताकि पढ़ने वालों को उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चले। बैकग्राउंड क्या था मालूम है? ये जो है जेविस के ऊपर हिटलर ने बहुत जुल्म ज्यादती की थी कि तो ये वहां से माइग्रेट होकर, जर्मनी से माइग्रेट होकर कहीं आए थे, ठीक है, तो इनके दुख और दर्द को समझ सके। एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर, क्या एनी उसकी दादी को लव करती थी? तो एनी ऑफन रिमेंबर्ड हर ग्रैंडमदर विथ लव, वार्मली एंड फेल्ट शेड आफ्टर हर डेथ। जब उसकी दादी की डेथ हो जाती है तो बहुत दुखी होती है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्या? किसिंग, वाई किसिंग एनॉयड। जो टीचर है ये हमेशा गुस्सा या चिढ़ता क्यों था? तो बिकॉज एनी टॉक टू मच इन क्लास। तो कितना याद करना है आपको? बिकॉज एनी टॉक टू मच इन क्लास, एनी टॉक टू मच इन द, एनी टॉक टू मच इन द ही आस्क्ड हर टू राइट ऐसे एज अ पनिशमेंट। उसने पनिशमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखने का बोला, उसको पनिशमेंट दिया कि ऐसे लिखो तुम। फिर हाउ डिड एनी जस्टिफाई बीइंग चैटरबॉक्स इन ऐसे? एनी ने बात तू नहीं होना, चैटरबॉक्स होने को जस्टिफाई क्यों किया? तो जस्टिफाई इसलिए कैसे किया भैया? टॉकिंग वाज नेचुरल हैबिट, बात करना एक नेचुरल चीज है। इनहेरिटेड ट्रेट, उसको उसके पेरेंट्स से मिली है। शी सेड शी कुड नॉट कंप्लीटली स्टॉप, पूरी तरह से बात करना बंद नहीं करेगी। 3 बातें हैं, सुनो याद कर लेना है। नेचुरल हैबिट है, कैसी हैबिट है? इनहेरिटेड ट्रेट, पेरेंट्स से मिली आदत, पूरी तरह से बात करना बंद। क्या मिस्टर कीसिंग स्ट्रिक्ट था? हाँ, यस वाज स्ट्रिक्ट बिकॉज ही पनिश एनी रिपीटेडली, हाउएवर लेटर शी शोड काइंडनेस एंड, बाद में वो रहमदिली दिखाता है और तारीफ करता है। कब तारीफ करता है? जब ऐसे पढ़ता है और देखता है कि बहुत क्रिएटिव ऐसे लिखा है। खत्म हो गया। अरे ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने पढ़ा दिया। द डायरी हेल्प करती थी तो एक्सप्रेस फीलिंग। एक एक बार ये पढ़ लेना, याद थोड़ी करना, जरूरी थोड़ी है। आपको याद क्या करना है? बताओ कितने पेज में आया आंसर? कितने पेज में आया ये? 2 पेज में खासा है क्या? अरे एक ही पेज में है यार। ये हो गया खत्म चैप्टर, हो गया ना। अब आते हैं ग्लिम्सेस ऑफ, चलो समरी समझो। बेकर आप गोवा की ऐसा, अब हो गया, नॉर्मल हो गया। नहीं देखो कई बार मैं इधर उधर होऊंगा इसलिए। अब हो गया। देखो भैया, गोवा इंडिया का एक ऐसा स्टेट है, ऐसा शहर है, पहले तो गोवा शहर है और फिर स्टेट भी है, उसके आसपास एतराफ भी है ना। गोवा में ब्रेड बनाने के बिजनेस करने वाले को पेडर कहते हैं। ये उनका ट्रेडिशनल या पुश्तैनी काम है। आज भी ब्रेड बनाने का काम वहां जारी है। ब्रेड बनाने का काम उन्हें वहां पे
पुर्तगालियों के कब्जे की वजह से वहां पे ब्रेड बनाना उन लोगों से अडॉप्ट किया है। ब्रेड बनाने वाले एक बड़ा सा चोगा पहनते हैं, उस चोगे को काबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, काबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकर को क्या कहते हैं? पेडर, है ना। अब ये जो ब्रेड है ये हर प्रोग्राम में अच्छी चीज समझी जाती है। तो शादी ब्याह में अलग, क्रिसमस के लिए अलग, बर्थडे पार्टी के लिए अलग टाइप की ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। मैरिज में कौन सा बॉल, कौन सी मिठाई शादी के टाइम पे? पार्टी में सैंडविच, एंगेजमेंट में केक एंड ये बताओ मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग करने के टाइम पे आपको? एक तो तुम चले जाओ और जो लास्ट वाले चले जाओ, तो शायद कोई चुप बैठे। आज अगर 8-10 चैप्टर हो जाएंगे तो फायदा मेरा बहुत हो जाएगा, है ना। मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, है ना रे। और यहाँ तुम बातें करने के लिए आए हो सब आपस में। वीडियो आ जाएगी, जो जाना चाहे चले जाएगा। सुनिए, फिर से याद करो। मैरिज में कौन सी ब्रेड? स्वीट ब्रेड और बॉल। ये मिठाई का नाम है, ब्रेड का नाम है। पार्टी में सैंडविच, एंगेजमेंट में केक और ये भी ब्रेड का टाइप है। क्रिसमस में अपनी रिकॉर्डिंग बढ़ जाएगी वही सर, आप तो बोलते रहिए तो देखते रहिए। क्रिसमस में केक वगैरह चलते हैं। ये सारी कौन सी मिठाई मिलती थी ये बताया मैंने। वापस से आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। चलो, Who are the baker of Goa called? बेकर को क्या कहते थे? आप सुनो बस, बोलो नहीं। कब से स्टार्ट हुआ? कैसा साउंड करते थे? जब वो आते थे तो ठग ठग बैम्बू ठोकते थे। कैसी ड्रेस? ड्रेस का नाम? ब्रेड का इंपॉर्टेंट थी मैरिज और फेस्टिवल। मैरिज में कौन सी ब्रेड यूज होती थी? बेकर कब आते थे? अच्छा, कितनी बार आते थे? 2 बार। सुबह ब्रेड बेचने, शाम को पैसे लेने, है ना। ओके, बेकर को गरीब समझा जाता था? नहीं, अमीर। कैसा प्रॉफिटेबल? ये बिजनेस कैसा था?
क्या अभी भी बेकर है? हाँ, चलो क्वेश्चन आंसर समझ लो ताकि याद करने में आसानी रहे। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी योद्धा जैसी बहादुरी के किस्से सुनाना, मनगढ़ंत बहादुरी जैसे किस्से सुनाना। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है? जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जो पेडर होते थे वो मोटे ताजे नजर आते थे, जैसे जैक फ्रूट हो। इसका मतलब ये होता था कि वो लोग है ना, ये थोड़े अमीर लोग हैं, है ना, कैसे लोग हैं, खाते पीते करके। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब है, जैक फ्रूट मींस प्लम्प एंड हेल्दी बॉडी, प्लम्प एंड मोटे ताजे और हेल्दी बॉडी, साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, यहां तक कर लेना। एल्डर्स नॉस्टैल्जिक अबाउट, क्या कहानी सुनाते थे, क्या बहादुरी के किस्से सुनाते थे? अबाउट गुड ओल्ड डेज ऑफ पोर्तुगीज रूल व्हेन द ट्रेडिशनल बेकर्स एंड ब्रेड मेकिंग वेयर वेरी पॉपुलर। जब पुर्तगालियों का टाइम था, उस टाइम के याद करते हुए कहानी सुनाते थे कि उस टाइम का समय बहुत अच्छा था, तब बेकर वगैरह का धंधा काम वगैरह बहुत पॉपुलर था। ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है, यस, स्टिल पॉपुलर बिकॉज बेकर गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, स्टिल पॉपुलर, हाउस टू हाउस तक कर लेना, कम चांस से आने के, इसके चांस कम है। बेकर को क्या कहते थे? पेडर। सिर्फ सुनो, मैरिज में कौन सी मिठाई? ब्रेड एंड, पार्टी में सैंडविच, एंगेजमेंट में बोलीनाथ, क्रिसमस पे बेकर क्या पहनते थे पुर्तगालियों के टाइम पे? काबाई। ऑथर यंग था तो क्या पहनता था? शर्ट और ट्राउजर। चलो ये हो गया चैप्टर खत्म, बामुश्किल एक पेज में चैप्टर हुआ खत्म, और दो दो तीन तीन लाइन के आंसर है, और उनको भी शॉर्ट करके मैंने एक्सप्लेन करा। अरे वीडियो तो देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग तो छुप के बातें कर रहे हैं और फिर बस देख लो तो हाँ ऐसा ऐसा करता ना, जैसे उन्होंने कहा हाँ हम तो बात नहीं कर रहे, हम तो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, है ना। कुछ लोग तो बिल्कुल इनको लग रहा है कि हम इसके पीछे बैठे हुए तो दिख नहीं रहे, तो दूसरे लोग देखते होंगे तो वो भी सोचते होंगे क्या क्लास चल रही है कि नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत मजा आ रहा है कि वो बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, हमारा नाम ले दिया, अरे मजा आ गया, मजा आ गया। करते हैं, इनकी भी छटनी करते हैं, अभी करते हैं छटनी तुम लोगों की बहुत जल्दी। अगला एक कुर्ग करके एक जगह है, कुर्ग को कर्नाटक में इसको कोडागू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और यहाँ के लोगों को कोडाऊ। यहाँ पे कॉफी के प्लांट है, फॉरेस्ट है, और बहुत सारे एनिमल वगैरह हैं, इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, मंकी है, लंगूर है, मकाक है, एलिफेंट है, बर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट, और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे सीनरीज हैं। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं। कुर्ग की आर्मी में, इंडियन आर्मी में एक अलग रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट। लगभग हर घर से एक ना एक इंसान आर्मी में, और पहला जनरल मार्च है
हाँ, और कर्नाटक में पहले आर्मी जनरल करियप्पा कुर्ग के ही हैं। और ऐसा माना जाता है जो कुर्ग जगह है ये अलेक्जेंडर की आर्मी के एंसेस्टर या डिसेंट हैं। अलेक्जेंडर के आर्मी जब यहाँ आए और बारिश की वजह से वापस नहीं जा पाए तो वो यहीं बस गए। यहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं और कुर्ग इंडिया में एक अकेली जगह है जिनको फायर आर्म बिना लाइसेंस रखने की परमिशन है। इंडिया में कुर्ग के लोगों को बिना लाइसेंस के फायर आर्म रखने की परमिशन है, हथियार वगैरह। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ के लोग कहाँ हैं? आर्मी में है ना, और इनकी रेजिमेंट है खुद की। फिर कुर्ग नोन एज कोडागु कहाँ है? कर्नाटक में। कुर्ग में काय के लिए फेमस है? कॉफी के। कुर्ग के लोग आलसी तो नहीं है, नहीं, ब्रेव हैं। कैसे हैं? क्या ज्वाइन करते हैं? आर्मी। राफ्टिंग, नदी में होने वाला स्पोर्ट कौन है? राफ्टिंग, है ना, वहां पे पॉपुलर स्पोर्ट है। उसके बाद डेंस क्या है? रेन फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल हैं। विच एनिमल इज फाउंड? तो एलिफेंट ज्यादा मिलता है। हेलो, 10 के बाद आओ ना, 10 के बाद सुनिए। और कुर्ग के लोग कैसे जाने? हॉस्पिटैलिटी, मेजबानी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेजबानी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? रेनफॉल मानसून से होती है। मेन ऑक्यूपेशन क्या है? कॉफी की फसलें। वहां का कल्चर और नेचर बहुत हिल स्टेशन है। कुर्ग क्या है? कुर्ग में कौन सी नदी है? कावेरी। ये ओरिगेशन लिख दिया, इरिगेशन लिख लेना। अब इसके साथ ही एक और चैप्टर है असम, टी ऑफ असम। ध्यान से सुनिएगा। देखो, असम चाय के लिए फेमस है। असम काय के लिए फेमस है? असम के अंदर जहां तक नजर जाए वहां तक चाय की छोटी छोटी बसेस, का मतलब झाड़ियां हैं, नीचे रख दे इसको, छोटी छोटी चाय टी बसेस नजर आती हैं। दो फ्रेंड होते हैं, एक होता है प्रांजल और एक होता है राजवीर। प्रांजल असम का रहने वाला है, वहीं पला बड़ा है, लेकिन पढ़ने के लिए दिल्ली गया है। राजवीर दिल्ली का रहने वाला है, उसका दोस्त है। छुट्टियों में दोनों दोस्त ट्रेन में बैठकर आसाम जा रहे हैं। राजवीर को बुक पढ़ने का शौक है, डिटेक्टिव बुक। कौन सी बुक? ये दोनों दोस्त ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। राजवीर बुक पढ़ रहा है, प्रांजल भी बुक पढ़ रहा है। जैसे ही सुबह होती है और ट्रेन में आवाज आती है, चाय चाय गरम, चाय गरम, चाय साहब, तो राजवीर बोल उठता है कि देखो, पूरी दुनिया में 8 करोड़ नहीं, 8 करोड़ नहीं, 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ चाय पी जाती है। 80 करोड़ कप चाय रोज पी लेते हैं पूरी दुनिया, है ना। अब इसीलिए भैया चाय बहुत ज्यादा पी जाती है, सबसे ज्यादा इंडिया में, अपने इंडिया में। फिर जब चाय सब पीते हैं, वो भी दोनों भी चाय लेते हैं, और फिर वापस से प्रांजल तो अपने काम में लग जाता है, बुक पढ़ने, क्योंकि और वो जो राजवीर है वो सब देखता होता है ट्रेन के बाहर। क्या देखता होता है? चाय की फसलें। वो उसको बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी, क्योंकि वो पहली बार देख रहा होता है। जबकि प्रांजल तो वहीं पला बड़ा, उसको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता। फिर वो राजवीर बताता है कि देखो, चाय सबसे पहले 27 BC में पी गई थी, और वो बोलता है इंडिया में चाय की जो ओरिजिन हुई है उसके 2 लीजेंड, 2 कथाएं, 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता थी चाइनीज और दूसरी इंडियन। चाइनीज लीजेंड कहता है, चाइनीज कथा कहती है कि चीन का एक एम्पायर था, उसका नाम भी आएगा आगे। वो एम्पायर को रोज सुबह बॉयल वाटर पीने की आदत थी। बॉयल वाटर करने के दौरान एक कुछ ट्विग टूटकर पानी में गिर जाती है, और वो पानी जब पीता है तो उसको बहुत फ्रेशनेस और स्वाद बदल जाता है, उसके अंदर अलग एनर्जी आ जाती है, उसको मजा आ जाता है। अरे यार, ये कौन सी पत्ती थी, मजा आ गया। तो वो रोज चाय वो पत्तियाँ डाल के पानी पीने लगा। तो ऐसे करके चाय की ओरिजिन होती है।
ये कहाँ की लीजेंड थी? चाइनीज। कि चाइना का एम्पायर बॉयल वाटर पीता था और गलती से कुछ टी प्लांट की पत्तियां गिर जाती है और वो उसको एनर्जेटिक और फ्रेश कर देती है। ठीक है। दूसरा लीजेंड है इंडियन लीजेंड। कौन सा लीजेंड? जो भारत के कथाओं में मिलता है वो ये है कि एक बौद्ध मोंक थे जो मेडिटेशन के दौरान नींद लग ना आए इसलिए वो अपनी आईलिड को कट कर देते और आईलिड को कट करके वहां दफना देते और वहां जो पेड़ लगे वो पेड़ ही क्या बने? चाय की पत्ती। ठीक है ना? या चाय की का पेड़ बना और उससे चाय बना। ये दो लीजेंड है, ये दो कहानी है वहाँ की। ओके। फिर ये जब स्टेशन पे जाते हैं राजवीर के प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ मिलते हैं जो चाय की फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ के मैनेजर वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। चाय के बारे में कुछ बातचीत होती है। राजवीर बहुत कुछ पढ़ रखा होता है चाय के बारे में, कहाँ से आए क्या होता है। देखो पढ़े लिखे बच्चे कहीं भी जाएँ पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। अभी तुम बोलो चाय की बात कर रही है, कौन सी बात है? लेकिन चाय कब बनी, कौन बात स्टोरी है, जहाँ जाओ वहाँ की स्टोरी, वहाँ की राइटिंग्स, वहाँ के फेमस चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। और हम क्या करते हैं? रील्स देखते हैं, है कि नहीं? सुनते ही कहाँ हैं? चलो सुनो, चलो छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, क्वेश्चन आंसर पे आओ। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलुरु। इसको कोडागु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडागु के पीपल कहाँ के माने जाते हैं? कोडागु के पीपल तो ये अरेबिक डिसेंट के, कहाँ के? अरेबिक सोल्जर थे। कौन थे? जो बहुत पहले आ गए थे कुर्ग में। तो यहां तक कर सकते हैं, जिसको याद नहीं होता हो और हो जाए तो। ब्रह्मगिरी क्या है? तो ब्रह्मगिरी एक हिल स्टेशन है जहां से चढ़ के पूरा कुर्ग का नजारा देखा जा सकता है। निसर्गंधमा क्या है? निसर्गंधमा लिखा है, ब्रिज है जिससे होकर एक एरिया जो 64 एकड़ में है जहां पर बौद्ध मोंक का श्राइन है या एक जगह जहां बुद्धिस्ट लोग अपनी प्रेयर वगैरह करते हैं। कौन कौन से एनिमल है वहां पर? देखो बर्ड है, बी है, बटरफ्लाई है, मकाक, मालाबार स्क्वायर, लंगूल, स्लेंडर लोरिस, ये सब है। बस कौन कौन से एनिमल है? तो ये एनिमल के नाम। टी फ्रॉम असम टॉक अबाउट। किसने डिस्कवर की? अच्छा, इसमें यह भी है कि यूरोप और अमेरिका में चाय मेडिसिन के रूप में पी जाती है। असम में किसने डिस्कवर किया? टी गार्डन, बड़े बड़े चाय के बागान। वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए चाय के लिए। कहां बोई जाती है, उगाई जाती है? चाय की झाड़ियां कैसे? छोटे पौधे। सब यार इजी है ये तो। चलो क्वेश्चन आंसर देखो। टू लीजेंड, दो बातें क्या हैं? तो पहली बात है, वन लीजेंड से दैट चाइनीज एम्परर सेन नोंग डिस्कवर टी व्हेन फ्यू टी लीव्स एक्सीडेंटली फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर एंड गिव फ्रेश रिफ्रेशिंग ड्रिंक। फिर अनदर लीजेंड इज बोधिधर्मा, अ बुद्धिस्ट मोंक who cut his eyelid to stay awake. Tea plant grew where his eyelid fell, helping people stay alert. eyelid कट कर दी और जहां उसकी eyelid गिरी वहां चाय के पेड़ उगे। ठीक है, ये इंडियन लीजेंड है। प्रांजल नॉट एक्साइटेड, प्रांजल नॉट एक्साइटेड, चाय की झाड़ियां देखकर प्रांजल को एक्साइटमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रांजल वहीं पला बड़ा है। प्रांजल वाज नॉट एक्साइटेड, बिलोंग असम, ग्रोन सी प्लांटेशन, चाइल्डहुड तक कर लो। अब यहां मैंने आईएमपी बात लिख रहा हूं, बुक से लिखा ये। चाय पहले पी गई कहां? चाइना में। कहां पी? कितने साल पहले? 2700 बीसी। मैंने 27 बोला था, 2700 बिफोर क्राइस्ट।
बिफोर आईलिड, ये पलकें हमारी यही नहीं रहेंगी तो सोएगा कैसे इंसान? ठीक है, ये चाय चीनी कहां से आए? चाइनीज से। यूरोप में कब पी गई? 16वीं सेंचुरी में। और कैसे पीते हैं लोग? मेडिसिन के लिए, बस ये खत्म हो गया। पी लेना चाहिए। चलो, ये एक पोयम आई है, ट्री। एक पोयम आ गई है, एक पोयम आई है, ट्री वाली पोयम। पढ़ा रखी है क्या? पोयम एक साथ बनाइए। ये पोयम गलती से आ गई यहाँ पे, ओके? अब इस पोयम को पढ़ लो। ये पोयम के क्वेश्चन है। सुने, इस पोयम में, ट्री वाली पोयम है, ट्री वाली पोयम में राइटर या पोएट कह रहा है कि लोगों ने जंगल तो काट दिए और पेड़ पौधों को कहाँ लगाया? घरों में। कहाँ लगाया? तो सारे पेड़ घरों से डिसएंगेज होकर जंगल में जाएंगे। ये पूरे के पूरे यहाँ से उखड़ के घर जंगलों में जाएंगे। वो कह रहा है कि जगह कहाँ है इनकी? मेन फॉरेस्ट। लोगों ने जंगल तो काट दिए, पेड़ पौधों को कहाँ लगा रहे? घर में। तो सारे पौधे एक दिन ऐसा आएगा कि कहाँ जाएंगे? ये आंदोलन करेंगे और घरों से, घरों की दीवारों को, खिड़कियों को तोड़ के कहाँ चले जाएंगे? फॉरेस्ट, जंगल में। ओके, तो हाउ विल डिपार्चर ऑफ ट्री अफेक्ट ह्यूमन? क्या होगा इससे? विल लिव ह्यूमन विदाउट फ्रेश एयर, शेड एंड नेचुरल ब्यूटी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, छाया नहीं मिलेगी और नेचुरल ब्यूटी। लाइफ विल बिकम अनहेल्दी, अनबैलेंस। हटाओ, इतना लिखो बस, ठीक है? वेयर आर द ट्रीज? पेड़ अभी कहां हैं? व्हाट डू देयर रूट लिव एंड ट्विग डू? ट्रीज आर इनसाइड द पोएट हाउस। पोएट के घर में है पेड़ पौधे। कहां रखे हैं? गमले में। उनकी रूट अपने आप को उखाड़ने की कोशिश कर रही है, रूट अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही है। पत्तियां खिड़की के कांच से टकरा रही हैं बाहर जाने के लिए, और शाखें मजबूत हो रही है ताकि खिड़कियों को तोड़ के बाहर जा सके। रूट अपने आप को मिट्टी से उखाड़ने की कोशिश कर रही हैं। पत्तियां खिड़की पे टकरा रही हैं ताकि खिड़कियां तोड़ के बाहर जाएं, और शाखें स्टिफ, मजबूत हो रही है, कड़क हो रही है ताकि खिड़कियां तोड़ सके। पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, पत्तों, पेड़ों की ब्रांच की कंपैरिजन किससे की है? ब्रांचेस टू पेशेंट लाइंग क्वाइटली, सजेस्टेड द आर वीक एंड वेटिंग टू बी हील्ड। पत्तियां ब्रांचेस घरों के अंदर कैसी हैं? जैसे पेशेंट हॉस्पिटल से छुट्टी होकर आता है, बहुत कमजोर हो गई है घरों के अंदर। मून के बारे में क्या कहता है?
ब्रोकन एंड वीक। जंगल में पेड़ पौधे नहीं है तो चांद भी जंगल में अच्छा नजर नहीं आता। अब एक नया चैप्टर आया है जिसका नाम है, जिसमें ये ऑटर करके वाले चैप्टर है। एक ऊद बिलाव पालता है ऑथर। इसका पहला है भैया ये इराक, जिसका नाम बसरा था पहले। राइटर के पास डॉग होता है, डॉग मर जाता है तो उसको कोई पेट या डोमेस्टिक एनिमल पालने का लगता है तो उसको कोई सजेशन देता है, एक काम करो ऑटर पाल लो, ऊद बिलाव पाल लो। ये आपको इराक में दलदली एरिया में मिल जाएंगे। तो कोई अरेबिक लोग उसको बोरे में भर के ऊद बिलाव को लाके दे देते हैं कुछ पैसों में, और फिर कुछ दिन ये ऊद बिलाव अच्छा बिहेव नहीं करता है, फिर उसके दोस्त बन जाता है और बढ़िया, ठीक है, इसके साथ ही रहता है। अब ऑथर को यहाँ से ऊद बिलाव को कहाँ ले जाना होता है? शायद लंदन। कहाँ ले जाना होता है? तो एरोप्लेन का नियम होता है एनिमल को नहीं ले जा सकते, एक बॉक्स में पैक करके ले जाना होता है। तो बॉक्स में इसको रखते हैं ऑटर को, ऊद बिलाव को, तो ये बॉक्स तोड़ के बाहर आ जाता है फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट के लोग डर जाते हैं कि अरे चूहा है या कुछ आ गया, एनिमल आ गया, ठीक है। और तो जो वहाँ की एरोप्लेन में एयर होस्टेज रहती है वो हेल्प करती है और उसको अपने क्रू कैबिन में लेके वहाँ बोलती है, एक दूसरा बॉक्स दे देती है और इसकी हेल्प करती है, तो आसानी से ये कहाँ पहुँच जाता है? लंदन पहुँच जाता है। अब क्वेश्चन आंसर है, एक्सपेरिमेंट इट मैक्सवेल थीम कैमोस्फेरिना वुड बी सुटेबल फॉर। ऊद बिलाव के लिए ये जगह है, ये जगह सुटेबल है कैसे? मैक्सवेल थॉट कैमोस्फेरिना वुड बी सुटेबल इन एक्सपेरिमेंट ऑफ कीपिंग एन ऑटर एज पेट एंड स्टडिंग इट हैबिट एंड बिहेवियर। ये जगह है जहाँ पे इसके बारे में अच्छा समझा जा सकता है, ऑटर के बारे में, और स्टडी की जा सकती है। Why was the otter named Maxwell's otter? इसका नाम कैसे पड़ा? Otter was called Maxwell's otter. It was rare species found in Iraq. इराक में सबसे रेयर चीज थी। एक अकेला इंसान था मैक्सवेल जो लंदन में इसको लेके गया और पाल रहा था, तो सब इसको कहते थे मैक्सवेल्स ऑटर। इंग्लैंड कैसे पहुंचा? तो प्लेन से गया। बाय एयर इन अ स्मॉल बॉक्स दैट हैड बी कीप्ड ऑन फ्लोर नियर मैक्सवेल सीट एज पर एयरलाइन रूल्स। बॉक्स का क्या किया? जिस बॉक्स में इसको बंद किया था उस बॉक्स को इसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। इनर लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। इसको भी चोट लगी थी, ऑटर को भी क्या लग गई थी? उसके बाद आते हैं, कौन से गेम खेलता था? ए गेम रोलिंग अ पिंग पोंग बॉल डाउन ए स्लोपिंग सूटकेस। सूटकेस के ऊपर पिंग पोंग बॉल रख लेता और उसको धकाता था और खेलता था, रोलिंग बॉल। हाँ, आफ्टर अगेन एंड अगेन, और दोबारा फिर ऐसे ही करता था, बहुत मजा आता था। कौन सा एनिमल था ये? तो ये था मस्टेलिड। कौन सा एनिमल? ये वो एनिमल है जिनके यहाँ मूंछ होती है ऐसे, जैसे नेवले वगैरह नहीं होते, लाइक वीजल्स, बेजर्स एंड मार्टेन्स। तो अगर ये वाला इंपॉर्टेंट है, बताओ इसके क्वेश्चन आंसर कितने पेज में खत्म हो गए? बताओ मुझे। ये बस यही तो चालू हुए थे यार, एक पेज से कम में। बाकी तो मैंने जो समरी लिखी है वो मैं आपको समझा ही रहा हूं ना। आपको समरी याद थोड़ी करनी है, आपको तो समरी पढ़नी है या वीडियो देख लोगे अगर अच्छी वीडियो बनी तो। अरे अच्छी क्या बन रही होगी, लोग तो सुन ही नहीं रहे ना। ये देखो, चलो अगला चैप्टर है मैडम राइड द बस। कौन सा चैप्टर है? मैडम राइड द। इसमें एक 8 साल की छोटी बच्ची होती है, इसको इसके घर के सामने से बस आती जाती है। इसका नाम था वल्ली। ये बस में देखती रहती है सवारियों को।
ये देखती है इसके घर के सामने सवारी 2 बार जाती है, एक बार लेकर शहर की तरफ और एक बार शहर से वापस। ये सब चीज़ें टाइम वगैरह नोट करती है, सवारियों से पूछती है कितना पैसा लगता है आने का जाने का, कितना घंटा लगता है। दोपहर के टाइम में जब उसकी मदर सो रही होती है, ये प्लान बनाती है कि मेरे को भी बस में बैठ के शहर जाना है और शहर से वापस, सिर्फ बस में बैठना है। इसके लिए पैसे इकट्ठा करती है, क्या इकट्ठा करती है, और जानकारियां इकट्ठा करती है कि कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। जब पैसे वैसे इकट्ठा कर लेती है, उसकी मदर सोई होती है, वल्ली निकलती है, बस का आने का टाइम है, बस बढ़ती है, ये हैंड राइज करती है, रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। कंडक्टर थोड़ा मजाकिया इंसान होता है और उसका हाथ देता है, आइए मैडम। छोटी बच्ची देख के बोलता है आइए मैडम, तो कंडक्टर के हाथ को रिफ्यूज कर देती है और उसको डांट देती है, डोंट कॉल मी नो मैडम, और खुद चढ़ जाती बस के अंदर। ठीक है, तो उसको लग जाता है कि अरे ये तो बहुत तेज लड़की। अब इसको पता लगता है कि कितने मिनट लगते हैं शहर पहुंचने में, 45, और कितने रुपए लगते हैं, 30 पैसा। अब दूसरे पार्ट में है कि बस के अंदर जब बैठती है तो क्या होता है। तो बस के अंदर जब मदर सो रही होती है, बस वाला उसको क्या कहता है, मैडम। जोकिंग कर रहा होता है, मजाक कर रहा होता है। बस में बैठ जाती है और बस की सीट पर उसकी हाइट छोटी होती है तो खड़े होके खिड़की के साइड देखती है। एक बुजुर्ग अंकल कहते हैं बेटा बैठो, तो बोलते हैं मेरे पास टिकट है इस सीट का, मैं खड़े खड़े जाऊंगी। एक आंटी उसके पास बैठ जाती हैं जो बहुत गंदी दिखती है उसको, उसके कान में बड़े बड़े इयररिंग्स और होल्स होते हैं और वो पान खा रही होती हैं। तो इसमें लिखा है कि कभी भी वो पान जो है इनके मुंह के बाहर गिर सकता है, इसलिए वो उसको कैसी लगती है, गंदी, इसलिए वो उससे बात नहीं करती है। ये बस जाती रहती है और ये साइड में देखती है, लेकिन रास्ते में एक गाय जो बहुत तेज दौड़ रही होती है, काव, अचानक से उसको टक्कर लग जाती है। ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है। वल्ली ध्यान नहीं देती और शहर पहुंच जाती है। शहर पहुंच के कंडक्टर पूछता है कहाँ जाना है, वल्ली कहती मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे वापस का टिकट देना। तो बोले कहीं भी जाना हो, तो बोले नहीं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जूस पिलाने के बोलता नहीं, मैं मतलब ये भी है कि बहुत समझदार थी वो, 8 साल की बच्ची। ओके, हाँ। और जब वापस आती है वल्ली तो उसको बहुत मजा आता है, लेकिन जब वापस आती तो देखती है कि जो वो काव है वो डेड पड़ी है। कैसी है, तो थोड़ी बहुत सेठ दुखी हो जाती है। कैसी हो जाती है, ओवरऑल उसकी जर्नी, उसका जो शौक था वो पूरा हो जाता है। ओके, व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम, टाइम पास करने का टाइम क्या था उसका फेवरेट। तो वो घर के बाहर खड़े होके क्या देखती थी, ठीक। पहला क्वेश्चन, वल्ली की खुशी का राज क्या था। बस को आते जाते देखती, सवारियों को उतरते चढ़ते देखती। जानकारी कैसे मिली, क्या जानकारी मिली। 45 मिनट लगते हैं शहर जाने में। कितने पैसे लगते हैं एक तरफ के, टोटल पैसे बोलो, लिख के आ जाओगे, इजी आंसर है। कैसे पता चली, लिसनिंग द कन्वर्सेशन ऑफ पैसेंजर, बस इतना करना है। कैसे पता चली, कंडक्टर ने मैडम क्यों कहा उसको, वही जोकिंग, जोकिंगली बिहेव लाइक ग्रोन अप, बहुत बड़ी हो गई हो इसलिए बोला उसने। वल्ली सीट पर खड़ी क्यों हो गई, हाइट कम थी, बाहर की चीज देखने के लिए। बूढ़ी औरत से फ्रेंडशिप क्यों नहीं की, शेविंग बीटल, पान चबा रही थी, उसको लगा कि मेरे ऊपर पान वान का पीक गिर जाए। पैसे जोड़े उसने खिलौने नहीं खरीदे, बलून नहीं खरीदे, पैसे जोड़े खाई के लिए, बस में जाने के लिए।
कब? जब उसकी मदर सो रही हो तब जाएगी बस में, ऐसा प्लान बनाया। क्या बात पता चली बस के बारे में? कि बस रेगुलर आती है, 45 मिनट लगते हैं, यही पुरानी बातें। नया चैप्टर आया, सरमन ऑफ बनारस। सरमन ऑफ, बात ध्यान से सुनना, अगर आज ये सरमन ऑफ बनारस हो जाता है तो बचे हुए चैप्टर मैं गर्ल्स की बैच में कर दूंगा, बची हुई पोयम आपके इसमें हो जाएंगे। तो कल के कल में पूरे के पूरे नोट्स, पूरे चीजें आपको कवर हो जाएंगी। तो सरमन ऑफ बनारस के बाद घर से याद करने की कुछ चीजें आपको दूंगा, वो करके लाना है। मात्र 5 मिनट और थोड़ा सा पैशन रखें आप भैया। इसमें When her son dies, Kisa Gotami goes from house to house. What does she ask? तो आंसर क्या है? इसमें एक लेडी की कहानी है। इसका एक छोटा बच्चा बीमार होता है और डेथ हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा डेथ नहीं हुई बल्कि बीमार है, तो कोई ऐसी मेडिसिन दे दे जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लोग समझाते हैं, फिर नहीं समझते। फिर कोई उससे कहता है कि बनारस में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, उनके पास चले जाओ, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो ये गौतम बुद्ध के पास जाती है, उनसे बोलती है कि देखो मेरा बच्चा बीमार है। उनको पता चलता है कि इसका बच्चा बीमार नहीं बल्कि डेथ है। तो गौतम बुद्ध उसको ये नहीं बोलते कि नहीं तेरा बच्चा तो मर गया, अब नहीं जिंदा होएगा, बल्कि कहते हैं कि एक काम कर, मैं तुझे मेडिसिन दे दूंगा, तू किसी के घर से एक मुट्ठी भर के क्या लेके आ जा, राई लेके आ जा, मस्टर्ड। तो किसा गौतमी सोचती है तो बहुत आसान है, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर गौतम बुद्ध एक बात बोलते हैं कि लेके आना, पर उस घर से लेके आना जहां किसी की डेथ नहीं हुई है, जहां किसी की। तो किसा गौतमी को लगता है मैं तो ले आऊंगी, ऐसा घर कोई तो होगा। हर घर में जाती है, हर घर का इंसान यही बोलता है कि नहीं भैया ऐसा हमारे घर में तो नहीं है, हमारे घर में जिंदा लोग कम है, मरे हुए। जैसे सोच के देखो, अगर आज हम काउंट करें तो दादा परदादा कितने लोग हमारे आबा अजदाद डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है कि नहीं। आज हम हमारे घर में 10-12 हैं, लेकिन डेथ देखे हमारे फैमिली मेंबर की तो कितने लोग जा चुके हैं दुनिया से। तो मौत एक सच्चाई है, गौतम बुद्ध ये समझाना चाह रहे थे उसको। तो वो हर घर जाती है, कहीं भी उसको ऐसा घर नहीं मिलता जहां कोई भी डेथ नहीं हुई। फाइनली वो थक हार के आ जाती है और समझ जाती कि हाँ हर इंसान को मरना है, हर घर में ये दुख आना है। ओके, तो डायरेक्ट समझाने की बजाय उसको इनडायरेक्ट समझा दिया जाता है। ओके, किसा गौतमी मेडिसिन हर डेड सन, उसके डेड सन को लिए क्या मांगती है? मेडिसिन। उसको मिलती है क्या? नहीं, बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल एंड नो मेडिसिन कैन ब्रिंग डेथ बैक लाइफ। डेथ इनएविटेबल है, इसको नकारा नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, कोई मेडिसिन इसको रोक। किसा गौतमी अगेन गोज हाउस टू हाउस, क्या मिलता है? द सेकेंड टाइम शी आस्क्स हैंडफुल मस्टर्ड, हाउस वेयर नो वन हैज डाइड। ओके, पर उसको कोई भी ऐसी मस्टर्ड नहीं देता। कैसा दूसरी बार में क्या समझ आता है इसको? डेथ इज यूनिवर्सल एंड अनअवॉइडेबल। डेथ इज, ये याद कर सकते हैं नो डाउट। गौतम बुद्ध ने अपने लग्जरियस जीवन क्यों छोड़ा? गौतम बुद्ध राजा थे, महाराज राजकुमार, लेकिन उन्होंने राजकाट छोड़कर
सन्यासी जीवन बिताना बेहतर समझा, क्योंकि ये जब घर से एक बार बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, कहां जा रहे थे? तो इन्होंने एक ओल्ड बूढ़ा आदमी देखा। क्या देखा? और एक बीमार देखा और एक डेड बॉडी देखी। क्या देखी? उन्होंने पहली बार सुना कि यार ये बूढ़ा आदमी ये ऐसा क्यों है। तो उनके साथियों ने बताया कि एक दिन इंसान को बूढ़ा होना है। फिर एक बीमार इंसान देखा तो उन्होंने बोला ये कि बीमारी आती है इंसान को जिससे वो ऐसा हो जाता है। फिर ये डेड बॉडी देखी, ये क्या है कि इंसान को एक दिन दुनिया छोड़ के जाना। तो उनका मन चेंज हो जाता है, इनका माइंड, और वो सोचते हैं कि जब एक दिन दुनिया से जाना ही है तो लग्जरी जीवन जीने का क्या मतलब है, क्यों नहीं सब कुछ छोड़कर सन्यासी जीवन जिया जाए। ओके, इसलिए वो लग्जरियस जीवन को छोड़ देते। तो कितने लोगों को देखा उन्होंने? 3। रियलाइजिंग दैट वर्ल्डली प्लेजर कैन नॉट एंड ह्यूमन सफरिंग। दुनिया में जो लग्जरीज चीजें हैं ये लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकती। सिद्धार्थ को इनलाइटमेंट कहां मिला? इनलाइटमेंट का मतलब होता है सच्चाई का पता चलना, ज्ञान का पता चलना। तो ज्ञान का पता चला उनको अंडर बोधि ट्री बोध गया, बिहार में बोध गया जगह है, वहां तपस्या करने के दौरान इनको ज्ञान मिला। इसके बाद इनका नाम क्या पड़ा? इसके बाद नाम पड़ा बुद्धा। बुद्धा का मतलब जानने वाला। डू यू एग्री विथ किसा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? तो हाँ, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सेल्फिश हो गई थी। ओके, मेरे साहब को आप बोले तो कोई याद करने का बोलोगे? याद करने के लिए। अब सोचिए आप, इस बुक का सिर्फ एक चैप्टर बचा है, लोमो वाला प्रपोजल। देखिए, राइटिंग स्किल में जिसने भी नोट्स ले लिया अच्छी बात है, नहीं लिए अपने फ्रेंड से फोटो ले लें। सुने पहले 1 मिनट, बहुत अच्छे से सुन लें। वंडर ऑफ साइंस कौन? अच्छा, इसका वीडियो बना हुआ है। वंडर ऑफ साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। इंट्रोडक्शन, मीन्स, मेडिकल, एग्रीकल्चर, मीन्स ऑफ और कंक्लूजन। उसके बाद सेकंड लिखा है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड ओके, दोनों करना है। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, सिर्फ पॉइंट पढ़ लो, अंदर की बात मर्जी से लिखना। क्वेश्चन देखो, बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, बुक्स फ्रॉम, यहां पे गलती हुई है। 2 के बाद द प्रिंसिपल के बाद ये गवर्नमेंट यहां आएगा, उसके बाद रीवा भी यहां आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यहां आएगा। और बहुत इजी लैंग्वेज में है, शॉर्ट में। पिछले वीडियो में, इससे पहली क्लास में जो वीडियो बना है उसमें मैंने समझाया है। उसके बाद है एसएलसी, काय की एप्लीकेशन है, यहां भी टू द प्रिंसिपल नीचे आएगा। कलेक्टर को लाउड स्पीकर पे बैन, ये तो आएगा, ये हो गया लास्ट पेज आएगा इसका। ये पिक्चर है और ये इसके हर पॉइंट पे लाइन है, फिर ये पिक्चर है हर पॉइंट पे लाइन। तो राइटिंग स्किल कल तक याद करके आना है बेटा। स्टॉप करो, जाए नहीं कोई।